तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो विद इन 12 मंथ में आपको बेनिफिट दे देता है वो एक्सपेंस, ठीक है, वो रेवेन्यू नेचर का होगा, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, ऑफिस रेंट एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, जैसे कोई फिक्स एसेट खरीदी, पेटेंट खरीदा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, तो ये सब कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह रिसिट भी बोल सकते हैं आप, रिसिट, रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। जो डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है बिजनेस में वो रेवेन्यू रिसिट कहलाएगा। रेवेन्यू रिसिट मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी से पैसा आ रहा है आपके बिजनेस में, जैसे आपका फर्नीचर बेचने का बिजनेस है तो फर्नीचर बेच के जो पैसा आ रहा है, सेल करने पे जो पैसा आ रहा है बिजनेस में, वो रेवेन्यू रिसिट है, क्योंकि वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसी तरह कैपिटल रिसिट मतलब जो फिक्स एसेट बेचने पे कोई पैसा आता है। वैसे फिक्स एसेट बेचने के मोटिव से नहीं खरीदी जाती, पर कई बार आप बेचना पड़ सकता है, आपको पैसे की नीड है या वो एसेट ख़राब हो गई जैसे मशीन वगैरह, तो आप उसे बेचने पे जो पैसा आ रहा है उसे बोलेंगे कैपिटल रिसिट। यानी अगर आप कोई फिक्स एसेट बेचते हैं, कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, फिक्स एसेट को कैपिटल एसेट भी बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कॉपीराइट एक्सेट्रा, तो फिक्स एसेट को बेचने पे जो पैसा आता है उसे आप कैपिटल एसेट बोलते हैं। और जो नॉर्मल एक्टिविटी है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड कोई पैसा आता है बिजनेस में तो उसे आप रेवेन्यू रिसिट बोलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन। इनमें डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल रिसिट तो लॉन्ग टर्म असेट्स को बेचने पे जो पैसा आ रहा है या अदर देन नॉर्मल एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है उसे आप कैपिटल रिसिट बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसिट जो डे टू डे एक्टिविटी से पैसा आ रहा है बिजनेस में, उसे रेवेन्यू रिसिट बोलते हैं। Between capital receipt and revenue receipt, because the revenue receipt are shown on the credit side of trading and P&L account, ठीक है, आप P&L account की क्रेडिट साइड में इन्हें शो करते हैं। whereas जबकि the capital receipt are shown in the balance sheet either as increase in liability, या तो ये इंक्रीज करेंगी लाइबिलिटी को कैपिटल रिसिट। जैसे मान लीजिए आपने कोई उधार सामान खरीदा, उधार मशीन खरीदी, तो आपको क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर मतलब जिनको आप पेमेंट करेंगे अपने उधार सामान का, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, और अगर आप कैश में खरीदेंगे तो आपका कैश पैसा चला जाएगा आपके पास से, तो असेट कम हो सकती है। कैपिटल रिसीट के एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट आर अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, यानी जो कैपिटल एसेट थी, जो लॉन्ग टर्म एसेट थी, वो बेचने पे जो पैसा आया वो कैपिटल एसेट होगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोपराइटर, जो ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस में, पार्टनर। मनी ऑब्टेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, जो कंपनी शेयर और डिवेंचर इशू करके पैसा लाती है मार्केट से, वो कैपिटल एसेट है। अभी आप फ्यूचर पढ़ेंगे आगे डिवेंचर शेयर क्या होता है, कंपनी, इन्हें सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में सिक्योरिटीज़ यानी कंपनी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। सिक्योरिटीज़ है जो मार्केट में इशू करके लाती है, पैसा अमाउंट कलेक्ट करती है पब्लिक से। वो शेयर भी हो सकता है, शेयर अगर होंगे आपके पास तो आप ऑनर बनेंगे कंपनी के। और डिवेंचर क्या होता है, कई बार कंपनी को लोन की नीड होती है, तो या तो आप बैंक से ले लें लोन, पर कंपनियां जो हैं, पब्लिक कंपनियां जो हैं, वो पब्लिक से भी लोन ले सकती हैं। तो वो एक सर्टिफिकेट देती हैं आपको प्रूफ के तौर पे कि हमने आपसे लोन लिया है, उसको आप डिवेंचर बोलते हैं। डिवेंचर पे एक फिक्स रेट से हर कंपनी इंटरेस्ट देती है अगर उसने पब्लिक में डिवेंचर इशू किए हैं। तो जिनके पास डिवेंचर होते हैं वो कंपनी के ऑनर नहीं होते हैं, वो क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि उन्हें एक टाइम बाद पैसा लौटा देती है कंपनी। पर अगर आप शेयर परचेज करते हैं, हिस्सा मतलब मालिक का में हिस्सा मिलेगा मालिकाना हक में, इक्विटी में, तो आपको इक्विटी में हिस्सा मिल जाता है, आप ऑनर बन जाते हैं कंपनी के। अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, अगर आप लोन लेते हैं, लोन से कोई पैसा आता है तो वो कैपिटल रिसिट माना जाएगा। रेवेन्यू रिसीव मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी से पैसा आता है। मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचने पे जो पैसा आया। कमीशन एंड फी रिसीव फॉर सर्विस रेंडर, आपने किसी को कोई सर्विस दी, उससे आपके पास कोई पैसा आया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई भी आपको इंटरेस्ट मिला। डिविडेंड मतलब जैसे आप एफडी कराते हैं या किसी को लोन देते हैं, तो जो रिटर्न मिलता है आपको उस पैसे पे, जो रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट कहलाता है, राइट। इसी तरह जब आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो शेयर खरीदने पे कुछ पैसा कंपनी आपको देती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है टैक्स पे करने के बाद। पहले तो टैक्स देगी कंपनी, नेट प्रॉफिट जो होगा, उसके बाद टैक्स पे करने के बाद अपने शेयर होल्डर में कुछ अमाउंट बांट सकती है कंपनी प्रॉफिट का, जिसे आप डिविडेंड बोलते हैं। तो ये डिविडेंड क्या होता है, जो आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, उस पर जो रिटर्न आपको मिलता है, जो पैसा मिलता है कंपनी की तरफ से, वो डिविडेंड कहलाता है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ही बता दिया, खर्चा इसमें पैसा जाता है आपके पास में, राइट।
इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट, आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं फॉर द रिसिट ऑफ अ बेनिफिट, आपको कोई बेनिफिट लेना है, आप उसके बदले पेमेंट कर रहे हैं, इस टर्म एज एक्सपेंडिचर। जैसे आपने कूली से सामान उठाया रेलवे स्टेशन पे, तो कूली ने आपको बेनिफिट पहुंचाया, राइट, आपका सामान भी तो उठाया, आपने जो पेमेंट किया वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर में भी क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बताया था जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, जैसे लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपको विद इन 12 मंथ में बेनिफिट दे देगा, जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगी। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो भी समझा ही था, ऐसा एक्सपेंस जो दे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा पर वो धीरे धीरे करके आप राइट ऑफ करते हैं, कम करते हैं, उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट या नॉमिनल असेट बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इंकर्ड, जो कि होता है इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स असेट, किसी फिक्स असेट की वैल्यू बढ़ाने में, इस टर्म इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज सच द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को परचेज करने पर, इरेक्शन बनवाने पर, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा से कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। सच एक्सपेंडिचर ईल्ड मतलब बेनिफिट देंगे, प्रोवाइड करेंगे। सच एक्सपेंडिचर ईल्ड प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड एंड हेंस रिटर्न इन असेट, इसलिए आप इन्हें असेट में शो करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि आपका विद इन 12 अकाउंटिंग मंथ, जो 12 मंथ का होता है अकाउंटिंग पीरियड, सेम उस ईयर में बेनिफिट मिल जाएगा। इस टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने जो सामान बेचा उसका खर्चा, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा। एज सच ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हायर क्लासेस में ट्रेडिंग और P&L एक ही बात होती है, इससे मैंने आपको P&L अकाउंट ही बताया है। केवल 11th में और 12th में जो स्मॉल क्लासेस होते हैं उसमें ट्रेडिंग अलग से बनते हैं अकाउंट, पर हायर क्लासेस में जब आप 12th पास आउट कर लेते हैं, हायर क्लासेस में ट्रेडिंग नहीं बनाया जाता है, P&L अकाउंट ही होता है जिसमें ट्रेडिंग ऑलरेडी मर्ज होता है। तो ये होता है कि हम आगे पढ़ेंगे। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, इससे आपकी कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं मिलती है, बस मेंटेन रहती है, बट ओनली हेल्प इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी, यानी कोई भी एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी वो मेंटेन रहती है। इट ऑल्सो डज नॉट ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एन असेट ऑफ एन इंड्यूरिंग नेचर, इंड्यूरिंग मतलब जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इनकी वजह से कोई असेट एग्जिस्टेंस में नहीं आती, कोई असेट नहीं बढ़ती है, बस आपको इनका बेनिफिट विद इन 12 मंथ मिल जाता है, इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स असेट, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी फिक्स असेट को या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं आपको, वेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, जो डे टू डे की एक्टिविटी से रिलेटेड जो आपके खर्चे होते हैं उन्हें आप रेवेन्यू नेचर का बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जैसे आपकी एक बिल्डिंग है, आपने दूसरी बिल्डिंग खरीदी ऑफिस खरीदने के लिए, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना बिजनेस की, आप कमाने की क्षमता बढ़ती है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, आप मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर कीपिंग द असेट इन एन एफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर, जैसे असेट की कोई रिपेयरिंग कर रहा है, ऑयलिंग डलवाई असेट में, तो इससे कोई कैपेसिटी थोड़ी बढ़ी, आपने उसकी कैपेसिटी मेंटेन की है, तो कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए कोई एक्सपेंस होता है तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। पर अगर कोई ऐसा खर्चा करते हैं आप किसी एसेट पे जिससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, कमाने की क्षमता बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, कोई एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट नॉर्मली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट आप लोगों को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेगा, यानी जनरली मोर देन 12 मंथ। वेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यील्ड मतलब प्रोवाइड होगा बेनिफिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिटन द बैलेंस शीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो होते हैं क्योंकि वो असेट होते हैं, तो असेट को बैलेंस शीट में शो करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट वगैरह, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का खर्चा है, 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो कैपिटल नेचर के होंगे। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटन इन द ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो सेम ईयर में P&L अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम साथ के साथ सीए के इंस्टीट्यूट का जो जब ये चैप्टर हो जाएगा तो आपके सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी साथ के साथ चल सके। और ये डी के गोयल सर की बुक है जिससे आप पढ़ रहे हैं, और इसमें काफ़ी डिटेल में टॉपिक्स दिए होते हैं, इसलिए डी के गोयल सर की बुक मैं रेफ़र कर रहा हूँ। आप भी चाहें तो रेफरेंस के पर्पज़ के लिए डी के गोयल सर की बुक ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।